नमस्ते, जय हिंद। मैं ज्योति सिंह डू स्टडी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम एनआईएस का होम साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हमने लास्ट क्लासेस में देखा कि हमने किशोर अवस्था पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा बाल अवस्था, जो मध्य बाल अवस्था थी। आज हम पढ़ेंगे मानव जाति में क्या क्या समस्याएं हैं, मानव चिंतन क्या क्या है। अगर हम देखें चैप्टर का नाम 21 चैप्टर है हमारा, मानव विकास से मुद्दे व चिंताएं। मानव विकास में मुद्दे और चिंताएं बहुत हैं। हमने पर्यावरण से चिंतित चीजें पढ़ी, पर्यावरण से चिंतित, आहार से चिंतित पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं मानव चिंता। मानव चिंता किस चीज को लेके है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा स्लाइड है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पाठ के उद्देश्य क्या हैं। लड़कियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की व्याख्या करना। लड़कियों के प्रति आपने कभी देखा हो, कभी सुना हो, पहले के समाज में लड़कियों के साथ और आज भी लड़कियों के साथ काफी भेदभाव होता है। पढ़ने से लेकर के नौकरी तक में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। बाल अपराधी शब्द की परिभाषा व इनके कारणों की विवेचना अगर हम बात करें, बाल अपराधी जिसमें बालक बच्चे वो अपराधी कैसे बन जाते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से वो उन्हें अपराध करना पड़ता है। बाल श्रम के परिणामों का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 14 साल की उम्र से पहले, 18 साल की उम्र से छोटे छोटे बच्चे, वो सब क्या कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है कि उनको पैसे कमाने की जरूरत है, शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की समस्याओं को जानकर उनकी सहायता के तरीके सीखना। अब जो बच्चे विकलांग होते हैं, अगर हम बात करें जिनकी मतलब नॉर्मली कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, उनकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, उनको कैसे पढ़ना सिखाया जाए, उनको कैसे सुनना सिखाया जाए, इन सारी चीजों पे हम इसमें बात करेंगे। एचआईवी तथा एड्स को परिभाषित करना, इसकी से जुड़ी भ्रांतियां बताना कि उससे कैसे कैसे बीमारियां होती हैं, किस कमी की वजह से होती है, किस कारण से होती हैं और ये कैसे फैलती हैं, ये बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुरक्षित मातृत्व के तरीकों का सुझाव देना। सुरक्षित मातृत्व कि माता अपने बच्चे को कैसे पाले, माता अपने बच्चे को किस तरीके से सुरक्षित रखे, हम इस पूरे टॉपिक में इससे रिलेटेड सारी बातचीत करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को करते हैं शुरू। सबसे पहले टॉपिक से, बालिकाओं से भेदभाव एक गहरी समस्या। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक जो लड़की है, मान लेते हैं कि सोनी 10 वर्ष की है। अब जो सोनी है वो क्या कर रही है, घर में सारा काम कर रही है, साफ सफाई, खाने बनाने से रिलेटेड सब कुछ। और उसका भाई जो है वो है 9 वर्ष का, जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब इन दोनों भाई बहन की अगर हम कहानी देखें तो क्या है कि बहन पढ़ना चाहती है, लड़की पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार वाले उसको स्कूल नहीं भेज रहे। भाई पढ़ना नहीं चाहता, लड़का पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन परिवार वाले उसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे लड़की और लड़के को लेके क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। उसी से संबंधित जो शीर्षक है वो क्या है, समाज की एक कड़वी सच्चाई, बालिकाओं से भेदभाव हर तरीके से, खाने पीने, शिक्षा की अगर हम बात करें, हर तरीके से क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय घरों की अगर हम बात करें, लड़कियों की उपेक्षा एक जाना माना तथ्य है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर काम करने के लिए बनी हुई हैं, बाहर नौकरी करने के लिए नहीं बनी हुई। लड़कियों को अगर शिक्षा देनी है तो खाना बनाने की शिक्षा देनी है, पढ़ाई करने और कुछ बनने की शिक्षा नहीं देनी। आज भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह होता हो, पहले हर परिवार में होता था। धीरे धीरे जैसे देश विकास कर रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं कि लड़कियों को शिक्षित करना एक नुकसान और एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक खतरनाक चीज है लड़कियों को शिक्षित करना, जिसमें आज भी परिवारों में लड़कियों को अच्छा नहीं, एकदम बोझ माना जाता है। पोषण के भेदभाव में अगर हम देखें तो लड़कों को पहले खाना परोसा जाता है और लड़कियों को बचा कुचा खाना। फैमिलीज में, काफी सारी फैमिलीज में होता है कि जिसमें घर के जो मुखिया होते हैं वो आदमी होते हैं, पहले वो खाना खाएंगे फिर घर की औरतें खाना खाएंगी, चाहे वो छोटी बच्ची क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी महिला क्यों ना हो। तो यहाँ पे खाना, सबसे सारा पोषक खाना एक लड़के को गया और जो बचा हुआ खाना था वो किसको दे दिया गया, लड़की को दे दिया गया। यहाँ तक कि लड़कों को ज्यादा देर तक माँ का दूध पिलाया जाता है। अब बच्चा अगर छोटा है तो बच्चे तो दोनों ही हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन लोगों की मान्यता है कि हम लड़के को ज्यादा दूध पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर बनेगा और उसको समाज से लड़ने की क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और वहीं लड़कियों को ना तो माँ का दूध ज्यादा टाइम तक पिलाया जाता है और ना नॉर्मल दूध पिलाया जाता है। उनका मानना है कि लड़कियों को ताकत की
क्या जरूरत। स्वास्थ्य की उपेक्षा ये माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए बीमारी पड़ने पर क्या होता है कि डॉक्टर के पास उनको नहीं ले जाया जाता है। घरेलू नुस्खों की वजह से कुछ ऐसी तरीकों से सिर्फ उनको ठीक करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। शिक्षा के वचन अगर हम बात करें तो घर के काम में हाथ बटाने के लिए कई लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय से निकाल दिया जाता है। अगर हम समाज की बात करें तो उनको लगता है कि बस 5वीं तक पढ़ लिया बहुत है, अपना नाम लिखना आ गया बहुत है, बाकी अब क्या करना है, कौन सी शिक्षा लेनी है, घर संभालने की, खाना पकाने की और घर को कैसे चलाते हैं, इससे संबंधित लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे शिक्षा की भूमिका, भेदभाव का समाधान क्या है। अब शिक्षा क्या भूमिका निभाती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अगर हम लड़के को शिक्षित कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि लड़की को भी शिक्षित किया जा सके। एक लड़की के जीवन में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही बाद में अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन की बुनती है। अगर हम बात करें, वो अपने परिवार में कुछ खर्च देती है, अपने परिवार को संभालती है। पढ़ी हुई लड़की जो है हर समस्या से निकल सकती है, तो अपने परिवार को संभालने का जिम्मा किसके पास हो जाता है, लड़कियों के पास। शिक्षा लड़कियों की निम्न प्रकार से मदद करती है। कैसे? उन्हें जागरूकता देती है, उनके आसपास क्या अच्छा और क्या बुरा है वो सिखाती है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, हम किस चीज को चुने और किस चीज को नहीं चुने, ये शिक्षा सिखाता है। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देती है और आत्मविश्वास जगाती है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो नौकरी करेंगी, नौकरी करने के बाद उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं घर को संभालने से लेकर के पैसे कमाने तक की पूरी हिम्मत रखती हूँ। एक शिक्षित माँ बनने के बाद वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्या करती है, मदद। अगर माता पढ़ी लिखी है तो अगर हम बात करें तो उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होंगे क्योंकि माँ उनको क्या करती है, शिक्षित करती है, अच्छे गुण डालती है उनके अंदर, ताकि वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे पर्सन बन करके उभरे, ना कि गलत तरीके से वो उभरे। तो माता, पत्नी और बहन और घर की लड़की का एजुकेटेड होना, शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि समाज में अपने परिवार को संभालने की जो क्षमता है वो एक लड़की में बहुत अच्छी होती है, तो उनको शिक्षित करना जरूरी होता है। अब हम बात कर रहे हैं बाल अपराध, परिभाषा और कारण। बाल अपराध क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। परिभाषा क्या है? बाल अपराध का अर्थ है छोटे बच्चों द्वारा कानूनों का उल्लंघन। अब छोटे बच्चों द्वारा कैसे होता है? 16 साल से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, सिंपल सीधी बात है, ये क्या करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उनके पास कुछ कारण होते हैं लेकिन करते हैं। अब क्राइम तो क्राइम है, लेकिन रीजन क्या है क्राइम करने का, अपराध करने का, वो पढ़ते हैं हम कारण। गरीबी, ये बाल अपराध का मुख्य कारण है। कभी कभी गरीबी के कारण स्वयं माता पिता ही अपने बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाते हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा गरीब है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करता है, क्राइम करता है। नहीं तो उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं तू चोरी कर तभी हमारा घर चलेगा, नहीं तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो कभी कभी माता पिता भी कुछ ऐसे गलत रास्ते बच्चों को दिखा देते कि बच्चा अपराध करने पे क्या हो जाता है, बिल्कुल मजबूर हो जाता है। बुरी संगत, बच्चे अपने समूह के नेताओं को प्रभावित करने के लिए चोरी, झूठ बोलना और गतिविधियां करते हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप में एक लीडर है, उसके फेवरेट बनने के लिए वो अब तरीका अपनाते हैं जिससे कि उनका जो नेता है वो खुश हो, वो अपने साथ रखे, और वो कभी कभी अपराध के रास्ते पे भी चलना शुरू कर देते हैं। पारिवारिक झगड़े, माता पिता के झगड़ों से बच्चों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। अब परिवार में माता पिता झगड़ रहे हैं, डेली झगड़ रहे हैं, बच्चा उसको देख रहा है, बच्चे के अंदर डर बैठेगा, डर के साथ साथ गुस्सा भी होगा कि इतनी ज्यादा वो गुस्सा होगा कि उसके चक्कर में वो हो सकता है कभी कोई अपराध कर जाए, किसी को जान से मार दे, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो कहीं पे भी वो गुस्सा उतार सकता है। तो बाल अपराध के ये कारण है जिसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं बाल अपराध का समाधान, इसको रोक कैसे सकते हैं, बाल अपराधियों को कैसे रोक सकते हैं। सुधार गृह भेज कर, अगर हम बात करें रिमांड होम, इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल टाइप की जेल होती है जिसमें बच्चों को सही शिक्षा दी जाती है, उनको आगे के लिए शिक्षा दी जाती है ताकि वो क्राइम ना करें। यहाँ बच्चों को उनकी आपराधिक प्रवृत्तियों को बदलने के अवसर और व्यावसायिक परीक्षण दिए जाते हैं ताकि अगर वो बाहर निकले तो एक अच्छे नागरिक के साथ और एक अच्छे व्यवसाय के साथ सामने लोगों के खड़े रहें। गरीबी उन्मूलन,
गरीब परिवारों को व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। अब जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम गरीब लोगों को, सरकार गरीब लोगों को जो कर्जा है वो टैक्स को कम करके फिर उसके बाद उनको प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो कभी भी इतना ज्यादा गरीब ना हो महसूस करें कि वो अपने बच्चों को अपराध के रास्ते पे भेज दें। माता पिता की भूमिका ये बहुत जरूरी होती है। माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनमें अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। माता पिताओं को बैठ के आराम से अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। डेली वेज में जो उनके साथ स्कूल में होता है उसके बारे में पूछना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बातों को माता पिता के सामने रख सकें और कभी भी गलत रास्ते पे ना चले। मनोरंजन की सुविधाएं, युवाओं को मनोरंजन की सुविधाएं दें ताकि वे अपने सही समय को सही तरीके से बिता सके। अब घर में बच्चा पूरा टाइम बैठा हुआ है या फिर दोस्तों के साथ घूम रहा है, मनोरंजन के लिए उसके पास नॉर्मली खेलने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो दिमाग में उसके बहुत सारी चीजें चलेंगी जिसकी वजह से वो अपराध कर सकता है। तो माँ बाप को बच्चों को वो थोड़ा स्पेस देना चाहिए जिससे बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज करे, गेम खेले, मनोरंजन देखे करे। उससे क्या होगा कि उसके अंदर माइंड डेवलप होगा, गुस्सा नहीं भरेगा, वो सारा गुस्सा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में निकाल देगा। तो ये सुधार के तरीके हैं, बाल अपराधों को कैसे रोका जा सकता है। अब हम बात करें बाल श्रम। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भारत के लिए। बाल श्रम के कारण और परिणाम। परिभाषा क्या है? कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष की आयु से कम हो और जो पैसे कमाने के लिए कार्य कर रहा हो वो बाल श्रम होता है। 14 साल के नीचे 13 साल का, 12 साल का, 11 साल का बच्चा कहीं भी नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो बाल श्रम करता है। वो एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? नौकरी करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके प्रमुख कारण क्या है? गरीबी और माता पिता की। अगर हम बात करें, माता पिता इलिटरेट है, निरक्षर हैं। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों को नहीं बता पाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है। अनाथ, आवारा, तस्करी बच्चे भी इसमें ढकेले जाते हैं। जो अनाथ होते हैं, जो रोडों पे घूमते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है? जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है कि नहीं तुम क्राइम करो। उनको मारा पीटा जाता है ताकि वो क्राइम करने के लिए क्या हो जाए? बिल्कुल मजबूर हो जाए। मालिकों द्वारा सस्ते, मूक और अगर हम बात करें निरीह श्रमिकों की मांग। अब इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कम दाम में भी क्या करते हैं? नौकरी कर लेते हैं। तो बड़े बड़े जो कंपनी फैक्ट्रीज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को ज्यादा चूज करते हैं ताकि उनका पैसा भी बच जाए और उनको मजदूरी भी और मजदूर भी मिल जाए। तो इससे वो क्या करते हैं? बच्चों को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं कि वो वहां पे आके नौकरी करें। हम पैसे का लालच देते हैं, कम पैसे का लालच देते हैं, लेकिन वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब परिणाम क्या होंगे? 12 से 16 घंटे तक काम करने से स्थायी विकलांगता हो सकती है। हर बच्चे को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए। उसके शरीर को फिजिकल, अगर हम बात करें फिजिकली को फिट करने के लिए, उसको 8 से 9 घंटे की क्या चाहिए? आराम चाहिए। लेकिन बाल श्रम की वजह से वो 12-16 घंटे नॉन स्टॉप क्या करे जा रहा है? काम करे जा रहा है। हो सकता है कि उसके कोई बॉडी पार्ट विकलांग हो जाए, जिसकी वजह से उसके आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्कूल ना जा पाने के कारण शिक्षितों की क्या हो जाती है? संख्या में वृद्धि। अब पढ़ तो पा ही नहीं रहा बच्चा, वो सिर्फ नौकरी कर रहा है, पूरे टाइम नौकरी कर रहा है, वो स्कूल जा नहीं सकता, शिक्षित हो नहीं रहा, तो सही और गलत का पहचान करेगा कैसे? वो हमेशा क्या रह जाएगा? मजदूर रह जाएगा। तो इसको क्या करना है? रोकना है। बाल श्रम, देखिए, से नो टू चाइल्ड लेबर। हर एक व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वो छोटे छोटे बच्चों को अपने यहाँ पे नौकरी पे ना रखे। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं? परिभाषा अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे जो क्रियाकलाप नहीं कर पाते, जो मानव के लिए साधारण समझे जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो देख सकते हैं सारी चीजें, नॉर्मल लोग सुन सकते हैं, नॉर्मल लोग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते ठीक से, उनको क्या बोला जाता है? विकलांग बोला जाता है। हमें इजीली कोई चीज दिख रही है, हमने कोई चीज उठा ली आराम से क्योंकि हमें वो चीज दिख रही है, लेकिन जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए तो वो काम बहुत मुश्किल है ना, कि उसको वो चीज चाहिए। तो उसके मुख्य प्रकार हड्डियों से संबंधित हो सकते हैं, चलने फिरने में समस्या जैसे पोलियो। इसमें अगर हम बात करें, स्पास्टिक बच्चे भी आते हैं जिन्हें शारीरिक संतुलन में समस्या होती है। शारीरिक संतुलन में मतलब उनके पैर टेढ़े होते हैं या वो चल नहीं पाते, उनकी बॉडी का एक अंग क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है। अंधापन, दृष्टिहीनता, आशंकी या पूर्ण रूप से देख ना पाने। आशंक बच्चे जन्म से अंधे नहीं होते बल्कि बाद में विटामिन ए की कमी से
चोट से भी क्या हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो कभी-कभी बच्चे, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म से होते हैं अंधे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं होते, वो बाद में अंधे हो जाते हैं। रीज़न या तो उनको चोट लगी है या कुछ उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वज़ह से उनकी आँखों पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ा है, असर पड़ा है धीरे-धीरे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आधा देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते। नॉर्मली उनको धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखता, वो भी बच्चे होते हैं, अंधेपन में ही आते हैं। गूंगा वो बहरापन, सुनने या बोलने में क्या होते हैं, असमर्थ, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। ये उन कैटेगरीज़ में आते हैं जो विकलांग होते हैं, जो डिसेबल होते हैं। इनको भी अच्छे से शिक्षित करने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं। विकलांग बच्चों की सहायता कैसे करें? अब विकलांग बच्चों की सहायता कैसे की जाए? ऐसा नहीं है कि डाँटने लग जाए, नहीं। उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है, डाँटना नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, फिर उसके बाद एक्ट करना है। जल्द पहचाना, जितनी जल्दी हो सके बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएँ ताकि विकलांगता का क्या करें, पता चले। जब विकलांगता शुरुआत में होती है तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन जब वो अपनी एंड पीक पे आ जाती है तो वो उसका ठीक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। विशेष शिक्षा, अंधे बच्चे ब्रेल लिपि देखी होगी, जो उभरे हुए वर्ड्स होते हैं उसको टच करके वो पढ़ना सीखते हैं ताकि वो शिक्षित हो सके। और बहरे बच्चे होठों को पढ़ना और संकेतों को समझना। बहरे बच्चों की थोड़ी सी कुछ लैंग्वेजेस होती है जो हाथों से समझाई जाती है। अगर उनको हाथों से समझ में नहीं आती तो वो लोगों की क्या करते हैं, लिप सिंक को पढ़ते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उनकी क्या करनी है, सहायता करनी है। सहायक उपकरण क्या हो सकते हैं, अंधे बच्चों को छड़ी का प्रयोग करना सिखाएं और बहरे बच्चों को श्रवण सहायता यंत्र का उपयोग करने की प्रोत्साहन करें। जो बहरे हैं उनको सिखाया जाए, साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाए जिससे कि वो सामने वाले पर्सन से बात कर सकें। उनको लिप सिंक सिखाई जाए कि कैसे आपको लिप सिंक पढ़नी है, आपको समझने की कोशिश करनी है। और जो अंधे हैं उनको छड़ी का उपयोग और चीज़ों को महसूस करना सिखाया जाए जिससे कि उनकी लाइफ में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सही दृष्टिकोण, उन्हें आपकी सहानुभूति की नहीं बल्कि आपकी क्षमताओं को जानने के लिए उनके सहारे की आवश्यकता है। आप सहानुभूति मत दिखाइए। कोई भी व्यक्ति ऐसे विकलांग बच्चों को सहानुभूति नहीं, उनको हिम्मत दे, उनको प्रोत्साहित करे कि नहीं आप कर सकते हो, उनको सिखाएँ, जिससे कि उनके जीवन को जीना क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ये देखिए टीचर्स कैसे, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चा विकलांग है, टीचर कोशिश कर रही है कि बच्चा उस चीज़ से उभरे और अपने आप को, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अपने आप को ठीक समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सुधा चंद्रन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है जो टीवी सीरीज़ में आती हैं, टीवी सीरियल्स में आती हैं। उनके कुछ एक्सीडेंट की वजह से 2 पैर को मतलब काटने की ज़रूरत पड़ गई थी डॉक्टर्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या कहते हैं, प्लास्टिक के पैर के थ्रू अच्छा डांस किया और एक बहुत अच्छी डांसर बनी, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया अपना एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि अपने आप को विकलांग नहीं समझना और दूसरों को उनको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है जो विकलांग हैं। अब हम चलते हैं मानसिक विकलांगता। मानसिक मतलब दिमाग से जो विकलांग होते हैं। परिभाषा, ये बच्चों के मानसिक विकास में विलंब या धीमी गति होते हैं। ऐसे बच्चों में विकास की मील के पत्थर जैसे चलना, बोलना देरी से प्राप्त होता है। कुछ बच्चे ना मानसिक विकलांग होते हैं। जैसे फॉर अप्रॉक्स अगर हम बात करें, कोई बच्चा 2 से ढाई, नॉर्मल जो बच्चा होता है 2 से ढाई साल में कुछ वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है। मम्मी, पापा, पानी, मम, इस टाइप की बातें बोलना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चों को देखा हो कभी कि वो 4 से 5 साल के हो गए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। कुछ बच्चे 6 से 7 साल के हो गए, लेकिन वो चल नहीं पा रहे क्योंकि उनकी मानसिकता अभी उतनी विकसित नहीं हुई है। कारण, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी या प्रसव में के समय लगी चोट। अब प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है कि मदर को चोट लगी हो कभी, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे के दिमाग पे हुआ हो। या फिर दूसरी अगर हम बात करें मानसिक चीज़ों पे, हमारी जो मस्तिष्क होता है, उस पे पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच, जिसकी वजह से उसकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या हो रखी है, पूरी तरीके से खराब हो रखी है। सहायता के तरीके, ऐसे बच्चे को कभी भी मूर्ख या बेवकूफ ना कहें क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से है, वो अपने आप से मूर्ख नहीं बना, वो प्राकृतिक रूप से मूर्ख है। तो आपको उसको बोलना नहीं है कि वो मूर्ख है, आपको उसको प्रोत्साहित करना है कि नहीं आप कर सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कपड़े पहनना, ठीक से खाना और आदि सिखाएं। धीरे धीरे जब हम उनको सारी चीजें सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को कैपेबल बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, चाहे वो बच्चा मानसिक तौर से बीमार हो, लेकिन अगर हम उसे कुछ सिखा रहे हैं तो वो जरूर सीखेगा। तो उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखानी है। साधारण घरेलू कार्य जैसे चाय बनाना सिखाएं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। किसी और पे, किसी और के सहारे ना बैठे, नहीं वो हमें खाना देगा तब हम खाना खाएंगे, नहीं। बच्चों को जब हम ऐसी चीजें सिखाते हैं ना तो बच्चा धीरे धीरे कोशिश करता है सारी चीजें सीखने की भी और समझने की भी।
अब हम बात करते हैं जनेंद्रिय संक्रमण एचआईवी से पहले। एचआईवी जो संक्रमण यौन संबंध द्वारा फैलते हैं वे जनेंद्रिय संक्रमण कहलाते हैं। नॉर्मली एक पर्सन दूसरे के संबंध में जब आता है तो एचआईवी जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें सिफिलिस तथा गोनोरिया, इस प्रकार के आम संक्रमण होते हैं। ये संक्रमण बैक्टीरिया द्वारा होते हैं और संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध द्वारा फैलते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन के अंदर एचआईवी जैसी कोई बीमारी है तो वो दूसरे के संपर्क में आने के बाद वो उस पर्सन को भी क्या कर देगा, एचआईवी पॉजिटिव कर देगा। लक्षण: बुखार, त्वचा पर घाव, गुप्तांगों में मस्से और मुंह में सफेद दाग, सफेद सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, ये उसके लक्षण हैं। बचाव: एक ही साथी के साथ लैंगिक संपर्क संबंध स्थापित करें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक उपचार पर जाए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक ही पर्सन के साथ अपने नॉर्मल संबंध बनाने, ना कि दूसरे के साथ। और सिंपल सी बात है, अगर कोई भी दिख रहा है आपको बीमारी तो किसके पास जाना है, चिकित्सक डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको इसको रोकने के कुछ रीजन और कुछ कारण भी बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एचआईवी और एड्स का परिचय। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम अगर हम बात करें, और एचआईवी का क्या है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इन दोनों की फुल फॉर्म है। ये क्या करते हैं, एचआईवी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता, सफेद रक्त कणिकाओं पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने से क्या हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है। इनमें सफेद जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, उस पर पूरा निशाना करते हैं ये सब बैक्टीरियाज, और उसके बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे व्हाइट सेल को पूरी तरीके से इतना ज्यादा वीक कर देते हैं कि कोई और बीमारी अगर लग जाए तो बॉडी उससे लड़ने में बिल्कुल असक्षम हो जाती है, चाहे वो बीमारी एचआईवी जैसी हो या नॉर्मल बीमारी हो। धीरे धीरे इंसान मृत्यु के कगार पे पहुंचना शुरू हो जाता है। अब हम बात करें एचआईवी के लक्षण और जांच। उसको लक्षण क्या होते हैं, लगातार थकना, अत्यधिक वजन घटना, जैसे 10% तक घट जाना, ठीक है, लंबी अवधि तक बुखार रहना और लगातार दस्त होना, ये उसके नॉर्मली अगर हम बात करें सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें एड्स के लक्षण की, तो सूजी हुई ग्रंथियां, मुंह में सफेद चकत्ते, नॉर्मल फंगल सा हो जाता है, कुछ व्हाइट कलर का फंगल हो जाता है, चेहरे पे चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर लाल और गुलाबी चकत्ते बन जाते हैं, रेड कलर के और गुलाबी कलर के बन जाते हैं। जांच, टेस्टिंग: संक्रमण के बाद शरीर को एचआईवी की अगर हम बात करें प्रतिपिंड बनाने में 2 सप्ताह से 3 महीने लगते हैं, इसीलिए संक्रमण के शक के 3 महीने बाद रक्त परीक्षण सही तरीके से कराएं। धीरे धीरे बॉडी में अगर हम बात करें एक्टिवनेस खत्म होने लगती है, उसको टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। इससे पहले वो ज्यादा खराब हो, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इलाज करवाएं, जिससे कि आप मरने से बच सकते हैं। अब हम बात करें एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियां। भ्रांतियां क्या होती हैं, एचआईवी साधारण संपर्क से नहीं होता। नॉर्मली भ्रांतियां, नॉर्मल अगर हम बात करें तो किससे होता है और किससे नहीं होता है। हम सबको जान लेना चाहिए कि एचआईवी निम्न द्वारा नहीं फैलता। किससे, हाथ पकड़ने या स्पर्श करने व हाथ मिलाने से नहीं फैलता, साथ खाना खाने, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से नहीं होता, एक ही शौचालय या बाथरूमों की अगर हम बात करें तो प्रयोग करने से नहीं होता, एक ही स्थान पर काम करने या खेलने या अगर हम बात करें बात करने से नहीं फैलता। ये नॉर्मल ऐसा है कि साथ में फ्रेंडशिप के साथ बैठ के खाना खाया जा सकता है, फैलता नहीं है। खांसी जुकाम नहीं है जो फैल जाएगा नॉर्मली अगर हम बात करें। सुरक्षित मातृत्व और परिवार नियोजन। अब सुरक्षित मातृत्व और परिवार नियोजन की अगर हम बात करें, एक माता अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रखती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्भ अवस्था और प्रसव के दौरान माँ की मृत्यु और बीमारी की दर को कम करने की विश्वव्यापी प्रयास। पहले के टाइम पे ना सुविधाएं नहीं होती थी, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर होते थे, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर क्या होते थे, दूर होते थे। तो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी उनकी जो डिलीवरीज हैं वो वहाँ पे गांव में रहने वाली या आसपास की जो दाई होती थी वो करती थी, जिससे उनकी मृत्यु के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते थे। वो 99% ऐसे खतरे हो जाते थे कि वो मर ही जाते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले। अब तो नॉर्मल ऐसा है कि 1 किलोमीटर या अगर हम बात करें 500 मीटर के बीच में कुछ छोटे मोटे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे उस प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। लेकिन हमारी जो सरकार है उन्होंने भी कुछ ऐसी स्थिति बनाई है कि इस प्रॉब्लम से लड़ा जाए और इससे जीता भी जाए। मुख्य सावधानियां क्या क्या हैं? पहली चीज, लोगों को बताना। सही उम्र 18 वर्ष से पूर्व तथा 35 से 47 वर्ष की आयु के बाद गर्भ धारण करना असुरक्षित है। मतलब 18 वर्ष की अगर लड़की है और उससे पहले छोटी है, 17-16 साल की है, तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि वो मृत्यु तक पहुंच जाएगी, उसकी मृत्यु होना संभव है।
35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच की जो आयु की महिलाएं होती हैं वो भी प्रेग्नेंट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर्स और हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि उस स्थिति में आपकी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। परिवार नियोजन, गर्भधारण की मध्यम कम से कम 2 वर्ष का अंतर हो। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। इसके लिए अगर हम बात करें आईयूसीडी, कॉपर टी और गर्भ निरोधक गोलियां और नसबंदी जैसे तरीकों को अपनाया जाए। नॉर्मली अगर एक बच्चा है उसके बीच में दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी लेनी है तो उसके लिए 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ये वो एग्जाम्पल है जिससे ये डिफरेंस बन सकते हैं और महिलाओं की मृत्यु को रोका भी जा सकता है। उचित देखभाल, गर्भ के दौरान किसी कुशल डॉक्टर या नर्स से नियमित परामर्श लें। अपने आप से इलाज नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर दवाइयाँ से लेकर रिलेटेड टू सारे सजेशन देगा कि कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है। तो ये महिलाएं अगर बात करें, अगर बच्चा स्वस्थ चाहिए तो महिलाओं को इसका ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में विकलांगता के जो चीजें हैं वो ज्यादा जल्दी आती हैं और बच्चा विकलांग भी जल्दी होता है। अब पाठ का सारांश, निष्कर्ष क्या निकला, हमने सारी चीजें पढ़ी बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में कि उनके साथ कैसे भेदभाव होता है। अगर हम बात करें बाल श्रम, वो क्यों बाल श्रम करते हैं, और अगर हम बात करें बाल अपराधिक क्यों करते हैं, और एचआईवी और एड्स जैसी बीमारियां क्यों होती हैं, और गर्भ अवस्था में महिलाओं की मृत्यु ज्यादा क्यों होती है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। इस अध्याय में हमने बाल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बाल विकास, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसका विकास कैसे किया जा सकता है। हमने लैंगिक भेदभाव को पढ़ा, लड़की और लड़के में क्या भेदभाव किया जाता है। बाल अपराध, बच्चे कैसे अपराधी बनते हैं, बच्चों के पास ऐसे क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाल श्रम, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो दूसरी जगहों पे, खतरनाक जगहों पे नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं हमने ये भी देखा। विकलांगता, एड्स और सुरक्षित मातृत्व जैसे विषयों को समझा हमने इस पूरे टॉपिक में। एक स्वस्थ समाज के लिए इन मुद्दों पर जागरूकता होना और सही कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई पर्सन इससे अवेयर नहीं होगा तो लड़कियों का कभी विकास नहीं होगा। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो बच्चों का कभी विकास नहीं होगा। हमेशा श्रम करेंगे, श्रम में ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। और अगर बीमारियों के बारे में नहीं पता होगा तो हर व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होगा। गर्भ अवस्था में महिलाओं को क्या क्या सुविधा करनी चाहिए और सुविधाओं के साथ साथ क्या ध्यान देना चाहिए, वो सब चीजें अगर नहीं पता होंगी तो महिलाओं की जो मृत्यु अवस्था है वो और ज्यादा क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो इस सारे टॉपिक में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो पूरे चैप्टर को अच्छे से डिटेल में बताते हैं। दूसरी चीज, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालिकाओं के जीवन स्तर को सुधारने में शिक्षा की क्या भूमिका है। बालिकाओं की अगर हम बात करें तो लड़कियों की बात करें, उनको शिक्षा देना क्यों जरूरी। अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे तो वो अच्छे और गलत का क्या कर सकती हैं, पहचान कर सकती हैं, अपने परिवार को अच्छे से सुरक्षित और एक अच्छे जीवन को दे सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छी माता बन सकती हैं कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे और एक अच्छे संस्कार दे। गरीबी के अलावा बाल अपराध के, गरीबी, माता पिता जो जबरदस्ती करते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज अनाथ बच्चे जिनको जबरदस्ती उठा करके क्या किया जाता है, बाल अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल श्रम के बच्चों के शारीरिक और शैक्षिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। बाल श्रम, बच्चा जो 12 से 16 घंटे काम कर रहा है, जिसको बच्चे को 9 घंटे की नींद चाहिए लेकिन वो काम करा जा रहा है, करे जा रहा है, तो उसका शरीर थक जाएगा, और थकने के बाद क्या होगा, हो सकता है वो विकलांग भी हो जाए। उसके बाद अगर हम शिक्षा की बात करें, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो सिंपल सीधी बात है वो विकास में और भारत में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। एक बहरे बच्चे को भाषा सीखने में कठिनाई क्यों होती है और उसकी मदद कैसे की जा सकती है। बहरा बच्चा पहली चीज तो वो सुन नहीं सकता, ठीक है, अगर वो सुन नहीं सकता तो वो कोई भाषा कैसे समझेगा। उसकी कठिनाइयों को कम करने का ये सबसे बड़ा रीजन है कि उसको साइन लैंग्वेज सिखाई जाए, लिप्स रीडिंग सिखाई जाए, जिससे कि वो लोगों को समझे, लोगों की बातों को समझे। एचआईवी संक्रमण फैलने के 2 मुख्य माध्यम और ऐसे 2 भ्रांतियां बताइए जिससे ये नहीं फैलता। 2 मुख्य माध्यम, एक पुरुष एक महिला के जब संपर्क में आता है तो एचआईवी जैसी बीमारी होती है। उसको रोकने के लिए अगर हम बात करें तो सुविधाओं पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसी बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है तो डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किससे नहीं फैलती, हाथ मिलाने से नहीं फैलती, साथ में बैठ के खाने से नहीं फैलती, या वॉशरूम यूज करने से नहीं फैलती। ये इसकी भ्रांतियां हैं। सुरक्षित मातृत्व के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करें। अच्छा पोषण आहार,
ठीक है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में 2 साल का गैप, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है गर्भावस्था में तो डॉक्टर से मिलना है, खुद इलाज नहीं करना। तो आज हमने उन समस्याओं के बारे में पढ़ा जो पूरे मानव समाज के लिए समस्या है और एक्चुअल में है। हमने बच्चों के बारे में पढ़ा, लड़कियों के बारे में पढ़ा, गर्भावस्था में प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में पढ़ा, और हमने ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में पढ़ा जो HIV एड्स जैसी बीमारियां हैं, जो हमारे समाज को बहुत जल्दी बीमार भी करती हैं और बहुत जल्दी असुरक्षित भी रखती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बीमारी से लेकर के समाज की उस बीमारी के बारे में भी पढ़ा जो लोगों की दिमाग में होती है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपको NIOS से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।